नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हीगल के राजनीतिक विचारों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हीगल का पूरा नाम जॉर्ज विल्हेल्म फ्रीडरिक हीगल था और इन्हें संक्षेप में हीगल के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1770 में जर्मनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1831 में हुई थी। ये राजाओं के दार्शनिक अथवा दार्शनिकों का राजा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और ये एक प्रखर दार्शनिक थे और प्लेटो तथा अरस्तु के समान महानतम दार्शनिकों की श्रेणी में हीगल को रखा जाता है। हीगल के राजनीतिक दर्शन को एक संश्लिष्ट दर्शन के रूप में अर्थात हीगल के दर्शन को एक संपूर्ण दर्शन की संज्ञा भी इनके प्रशंसकों के द्वारा दी जाती है। जो व्यक्ति इतना महानतम दार्शनिक था, उसकी दार्शनिक प्रतिभा का कोई सानी नहीं था। उसी के बारे में ये कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन में इनके प्रमाण पत्र पर यह लिखा गया था कि दर्शन के क्षेत्र में इनकी बुद्धि सामान्य से भी निम्न है, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार की दार्शनिक प्रतिभा नहीं है। यह जो इनके विद्यार्थी काल में इनके शिक्षकों के द्वारा टिप्पणी की गई थी। वही हीगल अपने जीवन काल के अपने समय के श्रेष्ठतम राजनीतिक दार्शनिकों की श्रेणी में उन्हें गिना जाता है। इन्होंने अपना जो व्यवसाय है वो शिक्षण को चुना था और जीना विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया था एक प्राध्यापक के रूप में। वहाँ रहते हुए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड का प्रकाशन करवाया था। 7 वर्ष तक जीना विश्वविद्यालय में रहने के बाद जर्मनी और फ्रांस के युद्ध प्रारंभ हो गए और नेपोलियन ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध के कारण इन्हें अपने जीना विश्वविद्यालय को छोड़ना पड़ा और ये न्यूरेमबर्ग चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते हुए ही उन्होंने अपनी एक दूसरी महत्वपूर्ण रचना लिखी जो कि साइंस ऑफ लॉजिक के नाम से 3 खंडों में प्रकाशित हुई। यहाँ से वो हीडेलबर्ग विश्वविद्यालय में चले गए और हीडेलबर्ग में पढ़ाते हुए 2 वर्ष तक इन्होंने वहाँ पर पढ़ाया और 2 वर्ष के दौरान ही इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वकोश लिखा जो कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस के नाम से प्रकाशित हुआ। यहाँ से 1818 में ये बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए और अपने जीवन के अंतिम काल तक मृत्यु पर्यंत 1831 तक ये बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे और यहीं पर इनकी जो ख्याति है वो एक दार्शनिक और न केवल दार्शनिक वरन राजनीतिक दार्शनिक के रूप में बढ़ने लगी। यहाँ रहते हुए उन्होंने फिलॉसफी ऑफ राइट और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री नामक अपनी पुस्तकें लिखी जो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। हीगल के राजनीतिक दर्शन को समझने से पहले उसके दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समझना आवश्यक है और उसकी जो दार्शनिक योजना है उसका अध्ययन हम कुछ विशेष बिंदुओं में करने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। हीगल के दर्शन का जो मूलभूत तत्व है वो है उसके विश्वात्मा का विचार, जिसे कि अनेक नामों से जाना या पुकारा जाता है। उसको हीगल ने GEIST गेस्ट के रूप में संबोधित किया है या उसको एब्सोल्यूट आइडिया कहा है या उसको निरपेक्ष बुद्धि या परम प्रज्ञा, आत्मा, विश्वात्मा, इन सभी नामों से उसको जाना जाता है। और यदि इसको हम समझना चाहते हैं और सरल रूप में तो हीगल का ये जो विश्वात्मा का विचार है ये ठीक वैसा ही विचार है जैसा कि भारतीय
परंपरा में हम परम ब्रह्म के विचार को समझ सकते हैं। हीगल ये कहता है कि वो जो विश्वात्मा है वो एक निरपेक्ष बुद्धि है, एक निरपेक्ष तत्व है जिसमें पूर्ण चेतना है, किंतु वो अप्रकट है। यह पूर्ण चेतना, यह संपूर्ण चेतना जब अपने आप का प्रकटीकरण करना चाहती है, तब उस प्रकटीकरण की प्रक्रिया में ही यह दृश्यमान जगत प्रकट होता है, यह विश्व प्रकट होता है, यह ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस ब्रह्मांड के प्रकटीकरण का जो प्रारंभ है वो एक साथ नहीं होता, वरन विश्वात्मा अपने आप को एक लंबे कालखंड में धीरे धीरे प्रकट करता है। इसकी प्रारंभिक रूप में इसकी निम्नतम अवस्था में प्रकट होता है और प्रकटीकरण की अंतिम चरण में यह अपने सर्वोच्च रूप में प्रकट होता है। ये जो विभिन्न अवस्थाएं हैं विश्वात्मा के प्रकटीकरण की, इन अवस्थाओं से यह जाना जा सकता है कि विश्वात्मा नामक यह जो तत्व है यह एक स्थिर तत्व नहीं है, वरन यह एक शाश्वत होते हुए भी गतिमान तत्व है। यह अपने आप को शाश्वत होते हुए भी विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित करता रहता है, अर्थात यह परिवर्तन के बीच शाश्वत का सिद्धांत है। यह विकास, निरंतर विकास का सिद्धांत है और इसका जब प्रकटीकरण होता है तो इसकी जो निम्नतम अवस्था है वो जड़ जगत के रूप में जानी जा सकती है। इस पृथ्वी में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो जड़ जगत है, जिसे हम चट्टान कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, जिसे हम पत्थर कहते हैं, वो जड़ जगत है जो सबसे पहले प्रकट होता है। इस जड़ जगत में इसका निम्नतम प्रकटीकरण होता है और यहाँ से एक और उच्चतम अवस्था में जब वो पहुँचता है तब वो अपना प्रकटीकरण वनस्पति के रूप में करता है। वनस्पति में भी इसका धीमा परिवर्तन होता है, धीमा प्रकटीकरण होता है। उससे एक और ऊंची अवस्था में जब अपने आप को प्रकट करता है तो यह पशु जगत में अपने आप को प्रकट करता है। पशु जगत में भी इसका पूर्ण प्रकटीकरण नहीं होता और अनेक पशुओं की श्रेणियां होती हैं। हम देखते हैं कि बहुत निम्न श्रेणी के कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे भी बड़े कुछ पशु पक्षी होते हैं और सबसे बड़े पशु पक्षी जिनमें हाथी, घोड़ा इत्यादि को हम देखते हैं, वहाँ तक इसका प्रकटीकरण होता है, किंतु वो पूर्ण प्रकटीकरण नहीं है। विश्वात्मा अपना जो पूर्ण प्रकटीकरण है वो मनुष्य के रूप में प्रकट होता है और हीगल ये कहता है कि मनुष्य के रूप में आकर के विश्वात्मा का संपूर्ण प्रकटीकरण हो जाता है, अर्थात विश्वात्मा को मनुष्य अपनी बुद्धि से संपूर्ण रूप में जान लेता है। यहाँ यदि हम हीगल की आलोचना करना चाहें भारतीय दर्शन के अनुसार, तो वो आलोचना ये है कि हीगल अपने जहाँ तक वो देख पाया वो मनुष्य के रूप में ही विश्वात्मा के प्रकटीकरण को देख पाया था, किंतु हम भारतीय परंपरा में ये मानते हैं कि मनुष्य भी अपूर्ण है और मनुष्य जब स्वयं अपने आप को खुद ही विश्वात्मा के स्तर तक ऊपर उठा लेता है तभी उसका सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है। किंतु हीगल की दृष्टि वहाँ तक नहीं गई और वो यह मानता है कि विश्वात्मा अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करता है। यह इसका विश्वात्मा का सिद्धांत है, विश्वात्मा के विकास का सिद्धांत है और विश्वात्मा के प्रकटीकरण का सिद्धांत है, जो एक पूर्व निर्धारित योजना के द्वारा निरंतर अपने आप को प्रकट करता है। हीगल का मानना है कि इस पूर्व निर्धारित योजना में कहीं भी संयोग का तत्व बीच में नहीं आता, अर्थात इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है वो आकस्मिक घटित नहीं हो रहा, बाय चांस घटित नहीं हो रहा। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि यहाँ पर जो घटनाएं हैं उनमें संयोग का प्रभाव होता है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, भूगोल का प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है, हीगल के दर्शन में ये किसी भी प्रकार का कोई संयोग नहीं है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वो पहले से उस
विश्वात्मा की ऐसा मंशा थी और अपनी मंशा और अपने विचार के अनुसार ही वह अपने आप को पूर्ण योजना के अनुसार प्रकट करता है। हीगल का जो दूसरा जो विचार का बिंदु है वो है द्वंद्ववाद का सिद्धांत या द्वंद्ववाद। विश्वात्मा अपने आप को जिस प्रक्रिया से प्रकट करता है, हीगल उसे द्वंद्ववाद कह करके पुकारता है। यह द्वंद्ववाद क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हीगल के अनुसार कोई भी जो एक मूल विचार होता है वो होता है उसका मूल रूप, उसे वाद कहा जा सकता है। यानी कि किसी भी वस्तु का या किसी भी विचार का जो मूल स्वरूप है वो जब प्रकट होता है तो वो वाद होता है। किंतु वो जो वाद है, उस वाद के प्रकट होते ही उसका एक विरोधी विचार सामने आता है और वो जो विरोधी विचार है वो उसको नकारने वाला विचार होता है। यानी कि एक वाद होगा, उस वाद नामक विचार के सामने आते ही उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होगी। वो जो उस वाद को नकारने वाली प्रतिक्रिया है उसे प्रतिवाद कहा गया। वाद और प्रतिवाद के बीच में संघर्ष होता है और दो विरोधी विचारों के बीच में एक समन्वय कुछ समय पश्चात होता है और उस समन्वय के परिणाम स्वरूप संवाद उत्पन्न होता है। अर्थात एक विचार आया, उस विचार का विरोध हुआ तो एक नया विचार सामने आया। मूल विचार और उसका विरोधी विचार, इन दोनों में जब सामंजस्य होगा, उन दोनों की कुछ बातों को मिला करके एक तीसरा नया विचार बनता है जिसे संवाद कहते हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं जिन्हें हीगल के ही उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हीगल के अनुसार जैसे कि परिवार है, यह एक वाद है। अर्थात जब मानव समाज की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले परिवार आया। परिवार एक वाद है, किंतु परिवार का जो एक निषेध है, वो जो एक विपरीत विचार है, वो है समाज। परिवार एक वाद है, उसके निषेध के रूप में समाज की उत्पत्ति होती है और ये जो समाज है वो एक प्रतिवाद है, नागरिक समाज हीगल इसको कहता है। परिवार और नागरिक समाज, इन दोनों के विरोधी विचारों के मेल से एक तीसरे विचार की उत्पत्ति होती है जिसे राज्य कहते हैं। या इसको यदि प्राकृतिक जगत से समझना चाहें तो एक बीज जो जमीन में डाला जाता है वो एक वाद है। अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने के बाद यह जो बीज अंकुरित रूप में जब इसका प्रस्फुटन होता है और इसका अंकुरित पौधा जब सामने आता है तो वो उस बीज के फूटने के बाद उस बीज का विरोधी विचार के रूप में या उस बीज के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में एक अंकुरित पौधा आता है। यह एक प्रतिवाद है। और इस अंकुरित पौधे का जब और अधिक विकास होता है तो बीज और अंकुरित पौधा, इनके बीच में जब तीसरी अवस्था आती है तब संपूर्ण वृक्ष, यह एक संवाद है। इस तरह से हीगल ये कहता है कि किसी भी विकास को समझने के लिए हमें वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में उसे यदि हम समझेंगे तो हम विकास की प्रक्रिया को भली भांति समझ पाएंगे। इसको हम एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हीगल ये कहता है कि हमें अस्तित्व को समझना है। बीइंग यानी कि जो है वो है क्या, सत्ता क्या है, अस्तित्व क्या है। अस्तित्व को समझने के लिए हमें ये उदाहरण देना पड़ेगा कि ये मेज, ये कुर्सी, ये मेरा हाथ, ये पेंसिल, ये ग्लास, ये कटोरी, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो अस्तित्व है। अर्थात ये वस्तुएं हैं, इनका अस्तित्व है। अस्तित्व के इस विचार को समझने के लिए हमें
अस्तित्वहीनता के विचार को समझना पड़ेगा। और हीगल ये कहता है कि अब हमें अस्तित्व में से हमें इन सब वस्तुओं को हटा देना चाहिए। अर्थात हमने अस्तित्व को समझा विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण से। अब इस उदाहरण में से विभिन्न वस्तुओं को निकाल देते हैं। अर्थात अस्तित्व में से हम एक निर्विकल्प अस्तित्व की कल्पना करते हैं, जिसमें कुर्सी को हटा दीजिए, टेबल को हटा दीजिए, पेंसिल को हटा दीजिए, जो कुछ भी दृश्यमान इस अस्तित्व के भीतर जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, इन सब को हटा दीजिए। तब उन सब को हटा देने के बाद अस्तित्व में क्या बचेगा? अस्तित्व में ही अस्तित्वहीनता का विचार सामने आएगा। अर्थात जब हमने अस्तित्व को समझना शुरू किया था, तब उसे समझने के लिए हमने देखा कि उसमें बहुत सारी अनंत वस्तुएं हैं। उन अनंत वस्तुओं को एक क्षण के लिए हटा दें कि वो नहीं है, तब उस अस्तित्व में अस्तित्वहीनता का विचार सामने आता है, यानी कि कुछ भी नहीं है। और जब अस्तित्वहीनता है, उसको संबोधित करने के लिए हम कहेंगे कि एक शून्य है, एक ज़ीरो है। ज़ीरो का अर्थ होता है शून्य, का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। अर्थात 1 2 3 4 8 10 15 20 या अनंत जो वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं को हटा लेंगे तो फिर क्या बचेगा? फिर शून्य बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यह अस्तित्वहीनता का सिद्धांत है। तो अस्तित्व के भीतर ही अस्तित्वहीनता समाहित है, और अस्तित्व यह एक वाद है, उसका एक प्रतिवाद उत्पन्न होता है जो अस्तित्व से ही उत्पन्न हुआ है, वो है अस्तित्वहीनता। और तीसरी जो संवाद की स्थिति आती है, वो आती है अस्तित्वहीनता के विचार का अस्तित्व। तो इस तरह से अस्तित्व को समझने के लिए हमें द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। अस्तित्व का होना, अस्तित्व में के भीतर अस्तित्वहीनता का होना, और अस्तित्वहीनता के विचार का प्रकट होना। इस तरह से हम अस्तित्व को समझ सकते हैं। अब हीगल को समझने के लिए हमारे यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि यदि हम सुख को समझना चाहते हैं, तो हमें उसके विरोधी विचार दुख को समझना पड़ेगा। अर्थात सुख को समझने के लिए हमें दुख के तत्व को, उसके एक विरोधी विचार को लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से हानि को समझने के लिए या लाभ को समझने के लिए हमें हानि को समझना पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक मूल विचार का एक विरोधी विचार जब होता है, तब उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। यह बात समझने के लिए जितनी सत्य है, उतनी ही विकास के रूप में भी उतनी ही सत्य है। और हीगल ये कहता है कि विश्वात्मा भी अपने आप को इसी तरह से द्वंद्वात्मक रूप में प्रकट करता है। एक रूप में उसका प्रकटीकरण होता है, फिर उसका विरोधी प्रकटीकरण होता है, और इन दोनों के विरोध से एक तीसरा प्रकटीकरण होता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। द्वंद्ववाद के पश्चात हीगल के विचार में जो समझने की बात है, वो अगला जो मुख्य बिंदु है, वो है एक निश्चित पूर्व योजना के अनुसार विकास होता है। अर्थात पूर्व निर्धारित विकास। हीगल का यह जो विकास का द्वंद्वात्मक तरीके से जो विकास होता है, वो संयोग से नहीं होता, वो किसी आड़े टेढ़े रास्ते से नहीं होता, वरन यह पूर्व निर्धारित है। और इसका पूर्व निर्धारण किसने किया? इसका पूर्व निर्धारण स्वयं विश्वात्मा ने किया है। यानी कि ईश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, और वो जिस रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है, ये पहले से बनी हुई एक योजना के अनुसार प्रकटीकरण है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के संयोग की गुंजाइश नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की आकस्मिकता की गुंजाइश नहीं है। कुछ भी यहाँ जो है वो बाय चांस नहीं होता। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, ये पहले से निर्धारित है। अर्थात जिसे जाना जा सकता है। क्योंकि मनुष्य ही वो है जो विश्वात्मा का सर्वोत्तम प्रकटीकरण है।
और क्योंकि विश्वात्मा ने अपने आप को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार प्रकट किया है और मनुष्य में यह सर्वोत्तम प्रकटीकरण है, इसलिए इस संपूर्ण विकास क्रम को मनुष्य जान सकता है। यह पूर्व निर्धारित विकास का सिद्धांत है। और जो अगला बिंदु है हीगल के दर्शन में, वो बिंदु ये कहता है कि बुद्धि और वास्तविकता ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात बुद्धि ही वास्तविक है और वास्तविक ही बुद्धि है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं द रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि बुद्धि अर्थात विश्वात्मा या सर्वोच्च बुद्धि या प्रज्ञा या गेस्ट, हीगल के ये जो विभिन्न नाम हैं उस विश्वात्मा के लिए या परमात्मा के लिए या मूलभूत आत्मा के लिए, ये सभी वास्तविकता यही है। और इसका कुछ कुछ जो साम्य है वो हमें भारतीय परंपरा में भी दिखाई देता है। अर्थात जब भारतीय धर्मों में ये कहा जाता है कि जो कुछ वास्तविक है वो ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा जो कुछ भी है वो माया है, वो जो शब्दावली है कहीं न कहीं वही शब्दावली हीगल के विचार या दर्शन में भी प्रकट हुई है। और हीगल ये कहता है कि वास्तव में जो सत्य है या जो वास्तविकता है वो केवल आत्मा ही है, जिसे बुद्धि कहा है उसने। तो वो जो बुद्धि वास्तविक है वो मनुष्य की वो सीमित बुद्धि नहीं है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में होती है, वरन हीगल यहाँ पर उस बुद्धि की बात करता है जो एक शाश्वत सत्ता है, जो विश्वात्मा की एक सर्वोच्च बुद्धि है। वास्तविक वही है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो यथार्थ है। अब यहाँ पर हमें यथार्थ और वास्तविकता के अंतर को समझ लेना चाहिए। यथार्थ का अर्थ है जो संयोग से घटित हुआ है, जो बाई चांस घटित हुआ है, वो यथार्थ है। और हीगल के अनुसार यथार्थ क्षणिक होता है, उसका कोई शाश्वत आधार नहीं होता। किंतु जो वास्तविक होता है वो वास्तविक बुद्धि का ही प्रकटीकरण है, उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उसे स्वयं बुद्धि ने अपने आप को प्रकट करने में दिखाया है। यथार्थ और वास्तविक का जो भेद है उसको समझने के लिए हम समुद्र तल पर उठने वाली लहरों के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्र में ऊपर जो लहरें उठती हैं वो क्षणिक होती हैं और वो उठती हैं और एक क्षण के बाद ही समाप्त हो जाती हैं। यह जो उथल पुथल है ये यथार्थ को प्रकट करती है, किंतु इस यथार्थ के भीतर गहरे में समुद्र तल पर जो वास्तविकता है वो वास्तविकता हमें दिखाई नहीं देती। अत्यधिक गहराई में वो जो वास्तविकता है उस तल के ऊपर ही अनंत लहरों का उफनता हुआ यह संसार हमें दिखाई देता है, जो कि यथार्थ है, जो क्षणिक है और वो निरंतर प्रकट हो रहा है। इसलिए हीगल के अनुसार जो वास्तविक है वो ही बुद्धि है और जो बुद्धि है वो ही वास्तविक है। जो यथार्थ है भारतीय दर्शन के रूप में जिसे माया कहा जाता है, उस माया को ही हम यथार्थ के नाम से जान सकते हैं। और जैसे माया की कोई सत्ता नहीं होती, वैसे हीगल के अनुसार सत्ता केवल वास्तविक की है, केवल बुद्धि की है। और जो अगला बिंदु है हीगल के दर्शन का, वो बिंदु है विकास का जो अंतिम चरण है वो है आत्मा की आत्मचेतना। अर्थात हीगल जिस विकास की प्रक्रिया को समझाता है वो विकास की प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं में से होती हुई अंतिम अवस्था तक पहुंचती है और तब वह अपने आप को पूर्णतः प्रकट कर देती है। इस तरह से विश्वात्मा
जड़ जगत से अपने आप को प्रकट करना प्रारंभ करता है और इसका जो संपूर्ण अंतिम प्रकटीकरण है वो मनुष्य की चेतना में होता है। मनुष्य की चेतना में आकर के यह अपना संपूर्ण प्रकटीकरण कर देता है और इसके पश्चात विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। हीगल का दर्शन, हीगल का जो विकास का सिद्धांत है वो यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है। इसलिए यह एक व्यवस्थित विकास का सिद्धांत है और यह व्यवस्थित विकास का सिद्धांत हीगल के दर्शन में उसके प्रशंसक ऐसा मानते हैं कि आज तक जो जितने भी दार्शनिक हुए वो दार्शनिक उस सर्वोच्च स्तर को नहीं समझ पाए जिस रूप में हीगल ने उसको समझ लिया था। अर्थात संपूर्ण विश्व का जो प्रकटीकरण है वो एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार स्वयं विश्वात्मा के द्वारा किया जा रहा है और वो विश्वात्मा अपने आप को अंतिम रूप से मनुष्य के बुद्धि के रूप में, आत्मचेतना के रूप में प्रकट करता है। यह वो दार्शनिक सिद्धांत है, उसी के आधार पर उसका राजनीतिक दर्शन टिका हुआ है। उसको हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।